find the Bohr third orbit radius for lithium plus 2 ions. Find the Bohr third orbit radius for lithium plus 2 ions. चलो आंसर दो जल्दी फटाफट, किसका आंसर फर्स्ट पहले आ रहा है? अब सेंसर आ जाना चाहिए था। राजवी, साक्षी, जेड मस्ट बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जेड मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर ना। जेड मतलब इलेक्ट्रॉन थोड़े ना होता है, जेड मतलब एटॉमिक नंबर होता है। तो एक आंसर आया, दूसरा आया ना तनिष्का का, दोनों का आंसर डिफरेंट है। राजीव 4.77, तनिष्का 1.07। बाकी का आंसर साक्षी 1 तो फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला निकालना है तो R3 लिख देंगे, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर देगा कि थर्ड ऑर्बिट का निकालना है, थर्ड ऑर्बिट का निकालना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा 0.529 इंटू n²/z, एंगस्ट्रॉम में होता है। तो 0.529 इंटू n² बोले तो 3 का स्क्वायर अपॉन z बोले तो 3, क्योंकि लिथियम प्लस 2 के लिए z क्या होगा? 3 होगा, एटॉमिक नंबर। इस 3 से 3 कैंसिल हो गया, 0.529 इंटू 3। इतना आंसर किसका आया है? हाँ, रिधि राज का है। राजू 1.76, साक्षी चौगुले का है। दिस वन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, फाइंड द रेडियस रेशियो ऑफ, फाइंड द, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस रेशियो ऑफ, फाइंड द रेडियस रेशियो ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ lithium plus 2 ions. Find the radius ratio of second orbit of hydrogen atom and third orbit of lithium plus 2 ions. तो लेकिन सर आया राजवी का करेक्ट हो। Find the radius ratio of second orbit of hydrogen atom and third orbit of lithium plus 2 ions. हाँ वो करेक्ट है। दूसरा आंसर आया मिहिर का, वो भी करेक्ट है।
साक्षी क्या गलत है? आंसर कैसे निकालेंगे? अब इसमें कैलकुलेशन नहीं करना हमें, क्या निकालना है? रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट R2 लिख दो, किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए। और रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट किसके लिए? लिथियम +2 आयंस के लिए। दोनों का रेशियो निकालना है। तो ऐसा नहीं करेंगे कि इसका कैलकुलेशन करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। तनिष्का का भी सही है। तो रेडियस 0.529 इंटू n स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर अपॉन जेड, जेड होगा हाइड्रोजन के लिए 1 डिवाइडेड बाई, इसके लिए निकालेंगे 0.529 इंटू n स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अपॉन जेड 3, जेड हो जाएगा लिथियम के लिए 3, इससे कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए कैलकुलेशन हमें करने की कोई नीड नहीं है, ठीक है, बाकी पार्ट कैंसिल हो जाते हैं। ये बचा 4/1 अपॉन, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 3/1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4:3। ये एक्चुअली में मिहिर यहाँ पर जो कैलकुलेट कर रहे हैं ना, हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए देख रहे हैं, ये उसके लिए फॉर्मूला है, तुम उसको एटॉमिक स्ट्रक्चर से कंपेयर मत करो, बरोबर है क्या? ये हम हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए देख रहे हैं, तो जो पीरियोडिक टेबल में पढ़े उससे कंपेयर नहीं करना है। पीरियोडिक टेबल में जो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन हो तो वहां से मेजर, वहां का कंपेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, फाइंड द रेडियस रेशियो ऑफ, फाइंड द रेडियस रेशियो ऑफ, फाइंड द रेडियस रेशियो ऑफ, फाइंड द, सॉरी, फाइंड द रेशियो ऑफ, रेडियस कट कर देना, फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज टू फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम। Find the ratio of wavelength of first line of Lyman series to first line of Balmer series of hydrogen atom. इलेक्ट्रॉन जाने के बाद नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पर हम कैलकुलेशन ये कर रहे हैं, बोर ने इस चीज का आइडिया लगाया था कि ये जो रेडियस है वो इससे एक फिक्स डिस्टेंस पर है, यानी इसके बीच में वैकेंट स्पेस है, इसका पोजीशन इस सेंटर से फिक्स डिस्टेंस पे है। ये नहीं कि हम इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं तब हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हम किसी भी ऑर्बिट का कैलकुलेट करते हैं, तो वन, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम इलेक्ट्रॉन जाने के बाद ही कैलकुलेट करेंगे। हम यहाँ किसी भी ऑर्बिट का रेडियस निकालते हैं। तो एक का आंसर आया राजवी का 5:27 और तनिष्का का आया 27:5। तो डिसाइड कर लो पहले कौन सा है इसमें। साक्षी चौगुले 5:27। ओके, तो निकालते हैं। रेशियो किसका निकालना है? फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। इसका मतलब ये हुआ कि डी एक्साइटेशन n = 2 to n = 1 में हुआ होगा, और फर्स्ट लाइन ऑफ
बामर सीरीज। इसका मतलब एक्साइटेशन 3 टू डी एक्साइटेशन 2 में हुआ होगा। तो इसका लेमडा निकालने का तरीका, तो पहले हम इसका लेमडा निकाल लेते हैं। इसका लेमडा क्या होगा, 1 लेमडा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 स्क्वायर, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। बोले तो 1 लेमडा इक्वल टू आर, और ये हो जाएगा 4 - 1 3/4। तो लेमडा क्या हो जाएगा 4/3r, 4/3r। तो इसके जगह पे मैं वैल्यू पुट कर दूं 4/3r। चलो इसका मैं कैलकुलेशन कर दे रहा हूं। 1 लेमडा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो 1 लेमडा इक्वल टू आर, और यहां पर हो जाएगा 1/4 माइनस 1/9। तो 1 लेमडा इक्वल टू क्या आ गया आर, और ये हो जाएगा 5/36। तो लेमडा क्या आ जाएगा 36/5r। इस लेमडा को यहां पुट कर दे रहा हूं 36/5r। आर से आर गया, क्या बच गया 4/3 इंटू 5/36, ये 9। तो ये हो गया 5/27, यानी 5:27। तुम लोग गलती कहाँ किए होगे, तुम लोग ये डायरेक्ट 1/लेमडा निकाले होगे। तो यहाँ पर वेवलेंथ का पूछा है, वेव नंबर का नहीं पूछा गया है कि आप 1/लेमडा का वैल्यू पुट करोगे, आप लेमडा का वैल्यू पुट करोगे। इसमें गलतियां होती है। समझ में आ गया तनिष्का? क्या गलतियां हुआ होगा, वेव नंबर का पूछता तो 27/5 आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ 2 बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 इज 1:9। What would be their nomenclature? ऑप्शन में है के एंड एल, सेकेंड है एल एंड एम, थर्ड है के एंड एम, और फोर है के एंड एन। हाँ, राजवी का आंसर सही है। फिजिक्स क्लास तुम लोग का चल रहा था ना, फिजिक्स क्लास चलेगा, थोड़ा अभी ऑनलाइन ऑफलाइन होने की वजह से ना थोड़ा डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो गया है। फिजिक्स का भी चलेगा तुम्हारा। मिहिर का भी सही है, बाकी
बाकी का आंसर साक्षी का भी सही है। चलो बना दे रहा हूं मैं। तो हमें रेडियस रेशियो दिया है, किस ऑर्बिट का है वो हमें नहीं मालूम है। पहले हमने एक क्वेश्चन दिया था, ऑर्बिट मालूम था, रेशियो निकालना था। इस बार ये मालूम है, ऑर्बिट नहीं मालूम है। तो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ रेशियो रेडियस का। तो ये n1 मान लेता हूँ और ये रेडियस n2 मान लेता हूँ। तो 0.529 इंटू एन स्क्वायर। अच्छा, एटम तो दोनों में सेम ही है, तो जेड का वैल्यू तो सेम होगा। n1 का स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, 0.529 इंटू n2 का स्क्वायर और जेड एक ही एटम के लिए बात किया गया है। तो ये वैल्यू दिया गया है, ये वैल्यू कितना है 1/9 है। तो हम कैलकुलेट कर देंगे, n1 का स्क्वायर बाई n2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/9, यानी n1 बाई n2 इक्वल टू 1/3। n1 हो गया 1 और n2 हो गया 3। n1 को हम बोलेंगे k l m। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। If total energy of electron is, if total energy of electron is, if total energy of electron is, total energy of electron is minus 1.51, minus 1.51 electron volt, minus 1.51 electron volt, then find kinetic energy and potential energy, then find kinetic energy and potential energy, then find kinetic energy and potential energy. Then find kinetic energy and potential energy.
साक्षी का आंसर आ गया, मिहिर का आंसर आ गया। टोटल एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, और पोटेंशियल में क्या होता है? ये क्या है 1.51 माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, और पोटेंशियल क्या हो जाएगा -1.51 इंटू 2। काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी इतना है, काइनेटिक इतना होगा, पोटेंशियल इतना होगा। मिहिर, पोटेंशियल इसको तुम क्यों डिवाइड कर दिए, ये मालूम है ना, और ये निकालना है ना, टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, ये मालूम है क्या कि तुम डिवाइड कर दिए, ये मालूम है ना, तो ये मालूम हुआ तो इसमें मल्टीप्लाई होगा ना। चलो अब हेडिंग डालना, लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल। हेडिंग डालो, लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल। लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल, लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल। तो इसमें पहला पॉइंट लिखना, बोहर थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन, बोहर थ्योरी, बोहर थ्योरी does not explain spectrum of multi electron atom, multi इलेक्ट्रॉन एटम। बोहर मॉडल ने जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन रहता है, या हीलियम हाइड्रोजन, सॉरी हाइड्रोजन हीलियम प्लस लिथियम प्लस 2, उनके लिए ये स्पेक्ट्रम बना के दिया था उन्होंने। सेकेंड, व्हाई द एंगुलर मोमेंटम, why the angular momentum of revolving electron is equal to nh upon 2 pi, nh upon 2 pi has not been explained by बोहर थ्योरी। जो एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू आ रहा था NH/2π, उसको एक्सप्लेन करके बोहर ने नहीं दिए थे। थर्ड वन, बोहर थ्योरी does not explain the splitting of spectral line in the presence of magnetic field and electric field, magnetic field and इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको हम बाद में नाम देंगे जीमन इफेक्ट, जीमन इफेक्ट, और इसको नाम हम देते हैं स्टार्क इफेक्ट।
तो जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है वो आगे हम देखेंगे 11th क्लास में। अब हेडिंग डालना डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ अब यहां से बोहर के बाद अब नया थ्योरी स्टार्ट हो जाएगा। अब धीरे धीरे हम वेव मैकेनिकल मॉडल में यानी जो मॉडर्न मॉडल है उसमें हम एंट्री करेंगे। तो उसमें पहला हम देखेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो इसमें हम लिखेंगे पहले डी ब्रॉगली में लिखना, इसको हम बोलते हैं डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल। इसमें लिखना इन 1924 इन जीमर इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट 11th में आएगा। वो ये समझ लेना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में उसका एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ था। इन 1924 फ्रेंच लुइस डी ब्रॉगली suggested that if the nature of light suggested that if the nature of light is both that of a particle and wave nature, इसको बोलते हैं डुअल नेचर। डुअल नेचर या डुअल बिहेवियर। According to de Broglie, wavelength of an electron is inversely proportional to momentum ध्यान देना अब इधर। अब बोहर के बाद एक साइंटिस्ट आए डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने क्या बोला कि जो लाइट है, नेचर ऑफ जो लाइट है वो डुअल कैरेक्टर का है, यानी वो पार्टिकल बिहेवियर भी है और वेव भी बनाता है। इसका मतलब ये जो फोटोन यहां से चलेगा, जो फोटोन चलेगा
जो फोटोन चलेगा वो पार्टिकल भी है और वेव भी है। जो फोटोन चलेगा उसका डुअल कैरेक्टर है, एक तो पार्टिकल नेचर है उसके अंदर और उसके अंदर वेव नेचर भी है, यानी इसके अंदर बोला जाता है डुअल कैरेक्टर उसके अंदर। और उन्होंने इस चीज को प्रूव भी करके बताया। कैसे? तो आइंस्टीन ने क्या बोला था, E इक्वल टू mc²। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट के पास मास है और उसके पास वेलोसिटी है तो उसमें एनर्जी क्रिएट करेगा और एनर्जी का वैल्यू mc² होगा। ठीक है। और प्लैंक के अंदर हमने क्या देखा था, E इक्वल टू hc/λ। यानी अगर वो वेव बना रहा है उसके अंदर वेवलेंथ है तो हम एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते थे, E इक्वल टू hc/λ। तो एनर्जी कैलकुलेट करने का तरीके अलग अलग हुए लेकिन एनर्जी तो उसमें एक ही होगा ना। यहां पर वेवलेंथ से एनर्जी कैलकुलेट किया जा रहा है और यहां पर मास से एनर्जी कैलकुलेट किया जा रहा है। ये आइंस्टीन के द्वारा है और ये प्लैंक के द्वारा दिया गया है। तो ये जो एनर्जी कैलकुलेट किया गया है मास और स्पीड के स्क्वायर, यानी इसमें वेवलेंथ का कोई यूज नहीं है, जबकि इसमें क्या है, इसमें वेवलेंथ का यूज कर रहे हैं हम hc/λ। तो दोनों तरीके से हम एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम 1 और 2 को इक्वल कर देंगे। तो 1 और 2 को, क्योंकि ये भी एनर्जी का ही फॉर्मूला है और ये भी एनर्जी का ही फॉर्मूला है, तो जब हम 1 और 2 को इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, mc² इक्वल टू hc/λ। ये c से ये c क्या हो जाएगा, कैंसिल, और ये लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा, h/mc। और यहां से लेमडा निकल के आ गया, हम लेमडा इक्वल टू लिखते हैं h/, अब c के जगह पे mv भी लिखते हैं, यानी c मतलब स्पीड, स्पीड के जगह पर हम mv भी लिखते हैं। और इस mv को हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं, मोमेंटम। यानी उन्होंने बोला कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। तो ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला यही है, क्या है, लेमडा इक्वल टू h/mv या h/p भी बोलते हैं। तो दिस वन इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ। व्हेन इट but a special instant how to something is particle as well as wave is same time internal। ये जो बताया गया है, अगर कोई, आइंस्टीन ने बोला था कि कोई एक पार्टिकल, अगर हम एक बॉल को फेंकेंगे, जैसे हम मान लो क्रिकेट में हम बॉलिंग करा रहे हैं, तो बॉलिंग जब कराया जा रहा है तो उसके अंदर मान लो एक बॉल को हमने क्या किया, हमने इसको, इसमें मास है और इसमें वेलोसिटी है। तो अगर हमने बॉलिंग किया तो बॉलिंग करने के बाद एक क्रिकेट बॉल है तो उसके अंदर मास है और वेलोसिटी है, उसके अंदर वजह से एनर्जी जनरेट होगा और एनर्जी का वैल्यू होगा mc²। उसी समय प्लैंक ने क्या बोला था, तो पढ़ के हम आ रहे हैं कि प्लैंक ने बोला था कि कोई EMR के अंदर, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर हम एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं E इक्वल टू hc/λ। तो उन्होंने दोनों को जोड़ के देखा तो उनको ये समझ में आया कि हो ना हो ये जो नेचर ऑफ लाइट है ये पार्टिकल भी है, यानी फोटोन भी है, और ये वेव की तरह भी चल रहा है, ये वेव बनाते हुए भी चल रहा है। तो ये एनर्जी और ये एनर्जी को इक्वेट किया उन्होंने। इक्वेट करने के बाद एक लेमडा मिला h/mc, जिसको बोला गया h/mv, जिसको हम मोमेंटम का नाम देते हैं h/p। वही यहाँ लिखा गया है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। c इक्वल टू क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। लेकिन अब मान लो हम बॉलिंग जब कराएंगे तो उसका स्पीड लाइट के बराबर थोड़े ना होगा, तो उस वेलोसिटी को किससे रिलेट कर दिया गया है,
अगर अगर वेलोसिटी का वैल्यू c के बराबर है तो c लिखेंगे, और अगर नहीं है, जितना भी वेलोसिटी दिया जाएगा उसको हम मेंशन करेंगे। तो यहां पर अगर स्पीड लाइट ऑफ स्पीड के बराबर हो गया तो हम उसके जगह पर c लिखेंगे, अगर नहीं है तो v लिखेंगे। ये प्लैंक के द्वारा और ये आइंस्टीन के द्वारा, आइंस्टाइन के द्वारा दोनों इक्वेट करके ले आया गया है। ये समझ में आया?